चलिए तो शुरू कर रहे हैं CRBI। जो लाइव सेशन में आप देख रहे हैं, एक बार साउंड देख लेना, कुछ इशू हो तो बता देना। चलो, हाँ तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 19। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक जैसे CRBI अपना एकदम स्मूथ चल रहा था, कल अपन बात कर भी रहे थे, एकदम फ्लो में जा रहा है, बढ़िया। तो जो टेक्निकल चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कब से कब आएंगी, वो इस चैप्टर में आपको मिलेंगी और मजा आएगा। वो जो टेक्निकलिटी है सिलेबस की, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुरुआत में जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एंड रिजोल्यूशन प्लान। तो स्टार्टिंग का टॉपिक काफी स्मूथ है, आराम से शुरू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पे ऐसी हो रही है कि भाई रिजोल्यूशन प्लान वाली स्टोरी तक अपन आ गए। अभी तक CIRP कैसे शुरू होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी बातें हुई। IRP कौन होता है, RP कौन होता है, फिर वो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को सेटअप करता है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन से नहीं होते, वोटिंग कितने परसेंटेज से होती है, सब बातें अपने की। अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, कमेटी बन चुकी है। अब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना शुरू करेंगे कि भाई आओ, अपने अपने प्रपोजल रखो और कुछ स्कीम लेके आओ, कंपनी को कैसे बचाएं। अब इसमें ना पहले के टाइम पे जो प्रोसीजर था, थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे ऐसा सजेस्ट किया गया है कुछ अमेंडमेंट्स के बाद, कि देखो रिजोल्यूशन प्लान प्रपोज करने का ऑप्शन सबके लिए ओपन होना चाहिए। ऐसे किसी को रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हो? अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी को बचाना। CIRP के थ्रू हम कंपनी की वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लिक्विडेशन तो अपना आखिरी रास्ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कंपनी का बिजनेस बचाया जा सके, उसको ट्रैक पे लाया जा सके। तो ट्रैक पे लाने के लिए तो किसी का भी दिमाग काम आ सकता है ना, कोई भी स्कीम लेके आ सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये कि किसी को रोकना नहीं है। और आइडिया ये लगाया गया कि जो भी इंसान एक अच्छा रिजोल्यूशन एप्लीकेशन लेके आ सकता है, प्रपोजल लेके आ सकता है, उसके प्रपोजल के ऊपर सोचने में तो कोई बुराई नहीं। तो स्टोरी स्टार्ट वहां से हो रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये सब बातें उन्होंने क्लैरिफाई की है, देख लो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो दिया हुआ है। सेक्शन 5 तो आपको पता है, डेफिनेशन सेक्शन है। 29A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक सेक्शन है चैप्टर का, जिसको पढ़ने में मजा आने वाला है। दूसरा सेक्शन 30 से लेकर 32A, वो भी बात करेंगे। और IBBI के रेगुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू होते रहेंगे। इंट्रोडक्शन में बोला, द कमिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी फ्रीडम परमिटेड टू ओवरऑल मार्केट टू प्रपोज सॉल्यूशंस ऑन कीपिंग द एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न। पूरा मार्केट ओपन है, जिसको आना है आके आप अप्लाई करो। कोई ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो क्रिएटर्स का हो सके, इन्वेस्टर्स का हो सके। दैट इज द स्टोरी। सिंस द मैनर एंड द टाइप ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस आर स्पेसिफिक टू टाइम एंड एनवायरनमेंट इन विच द इंसॉल्वेंसी becomes visible, it is expected to evolve over time, and with the development of the market, the code will be open to all forms of solutions for keeping the entity going without prejudice within the rest of the constraints of the IRP। तो बोला हम सबको मौका देंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई प्रेजुडाइज नहीं होगा। लेकिन आप आओ और अपना जो है ऑप्शंस दे सकते हो, सॉल्यूशंस दे सकते हो, जिससे हम कंपनी को बचा सके। देयरफॉर हाउ द इंसॉल्वेंसी इज टू बी रिजॉल्व्ड विल नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड। स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि ऐसे ही रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन करने के लिए आपके पास अपना अपना तरीका है, जो दिमाग लगाना है आप लगा सकते हो। हमने केसेस में देखा, मर्जर अमालगमेशन भी एक रास्ता है जो रिजोल्यूशन प्लान में प्रपोज किया जा सकता है। दैट इज वन पॉइंट। नेक्स्ट बोल रहे हैं, there are three aspects of this process that the code does state. Okay, the first is that the process of obtaining solutions is provided with all information as can be reasonably expected at the time, is transparent and is time bound. In short ऐसा है कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करना चाहते हैं, वो रेजोल्यूशन प्लान का प्रपोजल रखने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि यार कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल तो बताओ। आप प्रॉब्लम बताओगे तो मैं सॉल्यूशन दूंगा ना। ये तो वैसी बात होगी, डॉक्टर को जाके सिम्टम ही नहीं बता रहे, वो बेचारा आपको दवाई कैसे देगा? तो सिम्टम के नाम पे अगर वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो IRP है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करे। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड एस्पेक्ट जो है उसमें बोला, एनी प्रपोज सॉल्यूशन मस्ट एक्सप्लिसिटली अकाउंट फॉर द IRP कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जो भी प्लान बना के लाओगे, IRP बोल रहा है मेरा खर्चा गिन लेना, ऐसा ना हो कि मेरा कॉस्ट ही ना निकले।
तो आपका प्लान मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मेरा हिसाब पहले आपने साइड पे रखा होगा, अदरवाइज मैं बात नहीं सुनूंगा, और वो इम्प्लाइड सी बात है। तो आईआरपी कॉस्ट और लायबिलिटीज जो है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में आपको पता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो अपन ने बात की भी थी कि ऐसा ना हो जाए कि बायस्ड हो जाए, खुद का सोचते हैं बाकी का सोचते नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इनके अलावा दो मेजर पार्टीज बचती है, एक आईआरपी जिसका खुद का कॉस्ट और उसका रेम्यूनरेशन, और दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो इनका हिसाब कर लेना, इनको भूल मत जाना, ये बात हो रही है। द कमिटी आर्ग्यूज दैट देयर मस्ट बी अ काउंटर बैलेंस टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नॉट हैविंग अ वोट ऑन द क्रेडिटर्स कमिटी। हाँ, ये बात कमिटी में डिस्कस हुई कि यार देखो, हम सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, हमें भी एक पिक्चर बाहर ये प्रेजेंट करनी है कि वी आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और हम बायस नहीं है, खाली अपना नहीं सोचते। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का तो कोई वोटिंग राइट है ही नहीं, वो तो इस कमेटी के मेंबर भी नहीं है, तो उन बेचारों का कौन सोचेगा। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे उनको ये फील हो कि दे आर नॉट दैट सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रिएटर्स। जैसे हम हैं, हमारा पैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे उनका पैसा भी इंपॉर्टेंट है, उनको ये फील कैसे कराए। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया। उन्होंने कंक्लूड किया दैट द ड्यूज ऑफ द ऑपरेशनल क्रिएटर्स must have priority in being paid as an explicit part of the proposed solution. This must be ensured by the RP in evaluating a proposal before bringing it to the creditors committee. तो कमिटी ने खुद ही बोल दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि भाई तुम ध्यान रखना, जब पैसा लौटाने की बारी आएगी तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और उनको कहीं पे भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम निग्लेक्ट हो गए, पहले फाइनेंशियल वालों ने अपना अपना पैसा बांट लिया और हमको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो वो कैलकुलेशन के टाइम पे इनके ड्यूज को भी इक्वल प्रायोरिटी देना, जैसे हमारे ड्यूज को दे रहे हो। तो ये सामने से क्लियर कर दिया, और ये डिक्लेरेशन से एक पॉजिटिव मैसेज जाता है इन दैट कम्युनिटी ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कि यार हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, हमें पेमेंट मिल जाएगा। तीसरा कि ये जो भी सॉल्यूशन आप निकालोगे ना कंपनी को रिवाइव करने का, उस सॉल्यूशन को करते टाइम सारे एप्लीकेबल लॉज को हम फॉलो करेंगे। कोई भी नॉन कंप्लायंस या किसी लॉ को ब्रीच करके कोई ऐसा जुगाड़ू रास्ता नहीं निकालना है कि भाई पैसा तो मिल गया, काम तो हो गया, कानून फॉलो नहीं हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अबाइडिंग बाय द लॉज, recognizing the restrictions and requirements of the related laws, all that is necessary, ये बोला। चलिए देखें आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे वो गोइंग कंसर्न वाली स्टोरी आ गई। द चॉइस ऑफ द सॉल्यूशन टू कीप द एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न विल बी वोटेड ऑन बाय द क्रेडिटर्स कमिटी। देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स ऑन द प्रपोजल्स दैट द आरपी कैन प्रेजेंट टू द क्रेडिटर्स कमिटी। आरपी तो जो सॉल्यूशन उसको सही लगे वो लाके क्रेडिटर्स के आगे रख सकता है कि सर मेरे पास ये सब सॉल्यूशंस आए हैं, डिसाइड तो आप लोग करोगे, बट ऑप्शन देने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैंने कोई रास्ता बताया, आपको सही लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। तो जो गोइंग कंसर्न वाला एक रास्ता है, वो उस पे जाना है या नहीं जाना है वो भी क्रेडिटर्स का कॉल है, और सब कुछ बेच के पे ऑफ कर देना है और जो पैसा है वो निकाल लेना है, तो वो ऑप्शन भी क्रेडिटर्स का है। तो आरपी तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको सारे ऑप्शंस बता देगा। फिर इसके बाद जो अप्रूवल की बात आती है, उसमें हमने देखा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का तो अप्रूवल चाहिए, मेजोरिटी वोट चाहिए, 66% अपने बात कर भी रहे थे। लेकिन उसके बाद एनसीएलटी का अप्रूवल भी लगेगा। तो दो अथॉरिटी है ना, कमिटी और एनसीएलटी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे भी पीछे 3 पॉइंट नहीं देखे अपन, अबाइड बाय द लॉ, आईआरपी का कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, वैसे 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी है जो एडिशनल कंडीशन के फॉर्म में रखे और थोड़े रिपीट भी हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट में तो वही बोला है, आईआरपी के कॉस्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, तो उसकी फीस वीस पहले दे देना, पैसे बाकी मत रखना। सेकेंड पॉइंट में भी वही बात बोली कि इसमें ना आपको सबको इंक्लूड करना है, सिर्फ वो क्रेडिटर्स जो कमेटी के मेंबर है उन्हीं का पेमेंट दिया, बाकी लोगों का नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें टाइपिंग एरर भी है। सेकेंडली वाला जो पॉइंट है ना, उसमें लिखा है द प्लान मस्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड पेमेंट टू ऑल क्रेडिटर्स नॉट ओनली द क्रेडिटर्स कमिटी। वो नॉट ऑन लिखा हुआ है, नॉट ओनली आएगा कि सिर्फ जो कमिटी में है उनको नहीं, बाकी सबको भी पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो टाइपिंग में कहीं वर्ड स्किप हो गया होगा। within a reasonable period after the solution is implemented. Lastly, the plan should comply with existing laws governing the actions of the entity while implementing the solution. वही हो गया abide by the law। तो सेम पॉइंट्स की बात फिर से की। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आउटकम यही निकला कि ओपन कर दिया है, जिसको सही लगे वो आके अपना अपना सॉल्यूशन दे सकता है। सॉल्यूशन आरपी एक्सेप्ट करेगा, कमिटी के आगे रखेगा, एंड देन डिसीजन कमिटी लेगी। कमिटी ने भी क्लियर कर दिया कि भाई हमें भी फेयर रहना है, हम अगर अथॉरिटी में है, डिसीजन मेकर्स है, तो हम किसी के साथ अनफेयर काम करें वो अच्छा नहीं है।
तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी ध्यान रखेंगे, उनके ड्यूज का, और आईआरपी की जो कॉस्ट है उनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स पे फोकस रहेगा, बाकी कानून तो फॉलो करना ही है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब बोला रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है। तो कब से वही बात हो रही थी, तो थियरी वाले पॉइंट में कुछ ज्यादा नया आपको टेक्निकल मिलेगा नहीं। बात हो रही है रिजोल्यूशन प्लान की। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इट इज अ स्कीम, इट इज अ प्रपोजल through which we are trying to revive the company and maximize the value of the creditors and the investments। ये बेसिक बातें यहाँ पे हो रही है। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होगा, जो स्कीम लेके आया कि भाई मुझे मौका दो तो मैं आपकी कंपनी की बेस्ट वैल्यूएशन दूंगा। तो अल्टीमेटली ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी है या आपकी कंपनी को टेक ओवर करने को रेडी है। एज अ गोइंग कंसर्न देना है तो वैसे दे दो, अदरवाइज बिजनेस बेचना है तो बिजनेस बेच दो, असेट बेचनी है तो असेट बेच दो। वो खरीदने के लिए तैयार है और उसके लिए आपको एक अच्छा अमाउंट देने के लिए रेडी है। तो दैट इज द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। लैंग्वेज आपको गो थ्रू करनी है तो आप साथ साथ में कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फ्लो है उसमें पहले ये बात आरपी के पास आती है। कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अगर कोई लेके आता है तो पहले आरपी उसको इवेल्युएट करता है, फिर कमिटी में प्रपोजल में रखता है। अगर कमिटी पास कर देती है तो एनसीईआरटी से पास करवाते हैं। सेम बात अपन ने देखी। आप पढ़ लो लैंग्वेज, फिर आगे देखते हैं। बोलो, लैंग्वेज समझ आ रही, कुछ पूछना हो? क्लियर है, आगे देखें। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। डेफिनेशन भी दे रखी है, केस लॉ भी है, उसके बाद डेफिनेशन भी दे रखी है। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है तो वो बात अपन ने ऑलरेडी कर ली, कुछ नया नहीं है उसमें। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है वो भी डिफाइन कर दिया। स्टार्टिंग में बात हो रही थी ना सेक्शन 5 की डेफिनेशन, तो वो यही है। इसके बाद बात हो रही है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, नया टॉपिक है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। रीजन बीइंग कि आप सीआईआरपी की बात कर रहे हो, रिवाइवल की बात कर रहे हो, तो सही वैल्यूएशन पे अगर काम नहीं हुआ तो वापस इन्वेस्टर्स का नुकसान होने का चांस है। तो जो भी वैल्यूएशन होगी वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू होने वाली है और उसकी स्टोरी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेगुलेशन दे रखा है वही समझते हैं। रेगुलेशन नंबर है 27 सीआईआरपी रेगुलेशंस का, और उसमें बोला गया है कि आरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करे। और ये कब करना पड़ेगा, विद इन 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जैसे ही आरपी अपॉइंट हुआ, आरपी कब अपॉइंट होता है, कमिटी बनने के बाद, ठीक है। तो आरपी जैसे ही अपॉइंट हो गया, वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको ये काम करना चाहिए कि भाई एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक नहीं दो बोले, दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को वो अपॉइंट करे। अगर 7 days में काम नहीं कर पाया तो चलेगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, 47th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। वैसे बोला है 7 days फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, लेकिन मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, 47th डे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो वो रेफरेंस डेट अलग अलग होगी, वो ध्यान रखना। माइनर बात है लेकिन फ्लो में अपन लिख जाते हैं फिर, विद इन 7 days बट नॉट लेटर देन 47th डे। ठीक है, बट दोनों में फर्क है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कमेंस होते ही इमीडिएटली आरपी अपॉइंट होगा नेसेसरी नहीं है ना, अगर आगे पीछे हुआ तो वैसा। तो 47th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, दैट इज द डेडलाइन। दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स यहाँ पे अपॉइंट होंगे। अब दोनों दो टाइप की वैल्यूज डिटरमाइन करके दे सकते हैं। एक को अपन बोल रहे हैं फेयर वैल्यू और दूसरे को बोल रहे हैं लिक्विडेशन वैल्यू। और इसका प्रोसीजर आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 35। अब ये देख लो फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब क्या है।
तो डेफिनेशन वाला रेगुलेशन आपको राइट साइड पे दे रखा है, साथ साथ में पढ़ लेते हैं उसको। फेयर वैल्यू मीन्स द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in arm's length transaction after proper marketing and where the parties had acted knowledgeably, prudently and without compulsion. तो ये ऐसा है कि अगर बिजनेस रेडी बिजनेस गोइंग कंसर्न एज इट इज पास ऑन करना होता है, चलता हुआ बिजनेस, तो एक विलिंग बायर और विलिंग सेलर के बीच में इस पूरे बिजनेस की क्या वैल्यूएशन निकाली जाती, जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन करते, जिसमें कोई रिलेटेड बायर सेलर वाला कोई पंगा या कोई झोलझाल नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। इंसॉल्वेंसी जिस दिन शुरू हुई ना, ये प्रोसेस जिस दिन शुरू हुआ, उसी दिन के हिसाब से क्या वैल्यूएशन ये बिजनेस की निकलती, अगर कोई बायर ये पूरा बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हो जाता, दैट इज फेयर वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू, अब नाम से आइडिया आ गया होगा कि अगर उसी दिन पे हम गोइंग कंसर्न या रनिंग बिजनेस के बदले इसको लिक्विडेट करने का मन बना लेते, तो भाई असेट बेचो खत्म करो, तो क्या वैल्यूएशन आती। तो फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू में कुछ फर्क आता, ठीक है, रेफरेंस डेट तो सेम ही है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। वैल्यूएशन में फर्क आता है, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आती, वैल्यू गिरती कौन से वाले में, लिक्विडेशन में या फेयर। बंद कर दोगे कोई चीज को तो फिर वैल्यू डाउन होगी ना, फिर उसकी वैल्यूएशन का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। रनिंग बिजनेस में गुडविल, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, फुटफॉल, रेवेन्यू, उस चीज का इम्पैक्ट होगा। और बंद कर दोगे तो फिर असेट की वैल्यू मिलेगी, फिर वो गुडविल का और रनिंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इम्प्लाइड है कि लिक्विडेशन वैल्यू कम होगी, और वो तो लास्ट ऑप्शन है, मजबूरी वाला, हम जानते ही हैं। अब बोला रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पे कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, वो रेगुलेशन नंबर 27 का ही पार्ट है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट पे कोई अपॉइंट होने वाला हो, तो उसमें ना डिस्क्वालिफिकेशंस बीच में आ ही जाते हैं, क्योंकि फिर कोई कनेक्शन निकला, कुछ झोलझाल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा वैसा, तो इसमें भी सेम रिस्ट्रिक्शंस है। आरपी का रिलेटिव नहीं चलेगा, कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी नहीं चलेगा, कॉर्पोरेट डेटर का कोई ऑडिटर रह चुका हो पिछले 5 साल में, तो वो नहीं चलेगा। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है, आरपी जहां से आया है, तो उसकी एंटिटी का कोई पार्टनर, कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ना आरपी से कनेक्टेड होना चाहिए ना कॉर्पोरेट डेटर से। ये शॉर्ट स्टोरी है। अब आ गया रेगुलेशन नंबर 35, जो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात कर रहा है, और काफी सही तरीके से समझा है, लैंग्वेज के साथ चलेंगे। फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे डिटरमाइन होगी, तो ये दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जिनको हमने ऊपर अपॉइंट किया, ये लोग आरपी को एक एस्टिमेट सबमिट करेंगे, जिसमें दोनों वैल्यूज कंप्यूट करके देंगे। दोनों वैल्यूज कंप्यूट करते टाइम उन लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए इन्वेंट्रीज का, फिक्स असेट्स का, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स यूज करोगे तो वैल्यूएशन ज्यादा रिलेटेबल लगेगी, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है वही हम भी करें तो ज्यादा अच्छा है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही चाहिए इन्वेंट्री और असेट्स का, तभी सही वैल्यू पता चलेगी, तो एक बेसिक काम है उनका। फिर बोला अगर इन दोनों के एस्टिमेट्स जो है ना, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, क्योंकि इसका अपना एक मतलब है, ठीक है। एस्टिमेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये दोनों से हमने अब इनका ओपिनियन तो ले लिया, वैल्यूएशन करवा ली, बट एक थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो या तो सीओसी की इच्छा है कि एक तीसरा ओपिनियन लेना चाहिए, या फिर इन दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यूज में इतना वेरिएशन है कि लग रहा है कि यार एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन समझ आता है, आपको एक गाड़ी बेचनी है, आप किसी कार डीलर को पूछने गए, उसने बोला इसके 3 लाख मिलेंगे, दूसरा वाला बोलता है इसके तो 1,80,000 दूंगा, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो गया। अब 3 और 3.25 और 3.25 तो समझ में आता है कि सब अपना बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन प्लस माइनस करते हैं, एक 3 बोल रहा है, एक 3.25 बोल रहा है, ये तो बहुत ही वेरिएशन हो गया। अब आप सोचोगे यार तीसरे को पूछते हैं, क्या पता वैल्यू ज्यादा ना हो, तो 3 वाला भी अब तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, ऐसा ना हो 3.5 4 मिल रहे हो, तो आपने थर्ड ओपिनियन भी ले लिया। यहाँ पे वैसी बात हो रही है कि दोनों की वैल्यूएशन में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि वो डिफरेंस की वजह से आपको डाउट हो रहा है, ये थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना आरपी एक थर्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ऑन बोर्ड कर सकता है और उसका भी ओपिनियन ले सकता है, तो ये सिचुएशन है। तो दो इंस्टेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, एक तो वैल्यू में डिफरेंस और दूसरा सीओसी की इच्छा है, दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। अब देखो तीसरे का ओपिनियन भी ले लिया, अब क्या करें, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, द एवरेज ऑफ द टू क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ अ वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड द फेयर वैल्यू और द लिक्विडेशन वैल्यू एज द केस में बी, विच एवर इज हायर लोअर नहीं बोला है, तीन में से जो दो सबसे एक दूसरे से क्लोजेस्ट है उनका एवरेज ले लो। तो क्या है ना, सबका ओपिनियन कहीं ना कहीं आ गया, एकदम किसी एक ही साइड नहीं, ऐसा हो गया।
एवरेज ऑफ द टू क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स। उसमें भी ऐसा नहीं टू हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऐसा नहीं बोला, टू क्लोजेस्ट। तो जो एकदम आसपास हैं वो ज्यादा रिलेटेबल होंगे, एकदम तीसरे ने कुछ अलग ही बोल दिया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको वर्ड अंडरलाइन करा है ना, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो कितना डिफरेंस सिग्निफिकेंट माना जाएगा वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया। स्पेसिफिक बोला 25% इन लिक्विडेशन वैल्यू अंडर एन असेट क्लास एंड द सेम शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द गिवन फॉर्मूला। तो जो लिक्विडेशन वैल्यू निकाली थी, फेयर वैल्यू लिक्विडेशन वैल्यू दो निकाली थी, ये स्पेसिफिक लिक्विडेशन वैल्यू के केस में बोला है कि उसमें अगर डिफरेंस 25% से ज्यादा है, दो वैल्यूअर्स की वैल्यू में 25% से ज्यादा डिफरेंस होगा, तो उस सिचुएशन में फिर हम जो है तीसरा वैल्यूअर लेके आ सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब फॉर्मूला जो कैलकुलेशन का दिया है वो भी देख लो, L1 माइनस L2 अपॉन L1 वैसे बोला है। L1 का मतलब हायर वैल्यूएशन, L2 का मतलब लोअर वैल्यूएशन, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, तो एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी। तो हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय हायर, ये खास देखना, जबकि उल्टा होता है। अपन मैथ्स में ऐसे रूल लगाते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं, तो बेस में तो या तो छोटा नंबर लेते हैं या हिस्टोरिक नंबर लेते हैं। इन्होंने स्पेसिफिक बोला L1 माइनस L2 अपॉन L1, तो जो हायर नंबर है ना उसको बेस बना रहे हैं। अब इसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते अपन, मैंने अभी रेगुलेशन चेक भी किया, तो ओरिजिनली भी यही है, तो कोई टाइपिंग एरर भी नहीं है, जो है वही है। तो जैसा बोला है अपने उस बेसिस पे देखेंगे, तो हायर वैल्यू लोअर वैल्यू डिवाइड बाई हायर वैल्यू वैसा होगा। तो कोई भी असेट क्लास है उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल फ्रेम करना है तो करके देख सकते हैं ये काम कैसे करेगा। ये वाली हायर वैल्यू है L1 वाली, तो कोई पर्टिकुलर असेट है उसकी वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने 15 लाख रुपए असाइन की, और जो दूसरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जिसने लोअर वैल्यू दी है उसने 11 लाख रुपए असाइन की। हो सकता है ऐसा। अब अपने को चेक करना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। 25% से ज्यादा होगा तो फिर अपन उसके बारे में बात करेंगे आगे। बोला फॉर्मूला लगा लो, L1 माइनस L2 अपॉन L1, ये चेंज इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 15 माइनस 11 अपॉन 15, अपन लोअर नंबर को बेस बना देते हैं, बट यहाँ पे बोला हायर नंबर को बेस बनाना है, और इसको इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। ये होगा 25% से काफी क्लोज है। देख लो कितना होगा, कैलकुलेट करो। 25 से तो कम ही है, क्योंकि 4/16 होता है, 25 हो जाता है। फोन में चेक कर लो कैंसिल में, एग्जैक्ट 20। अच्छा ज्यादा हो गया, हाँ सॉरी, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बढ़ गया 26.66। ये हो गया ना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब इसकी वजह से तीसरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो आएगा। ये एप्लीकेशन है, क्या भरोसा है ऐसा छोटे से। हाँ बिकॉज बोला था ना, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट का मतलब क्या है, 25% से ज्यादा वेरिएशन अगर आता है दो वैल्यूएशन में से, तो आपको थर्ड आरवी अपॉइंट करना पड़ेगा। वही बात हो रही थी ना। तो देखो ये एक वैल्यूअर की वैल्यूएशन है, एक ने 15 लाख बोला, दूसरे ने 11 लाख बोला, ये वैल्यूएशन किसकी निकाली है, किसी पर्टिकुलर असेट क्लास की। और ये वैल्यूएशन हम लिक्विडेशन के पर्पज से निकाल रहे हैं, अभी असेट क्लास बोला है, नहीं तो फिर तो बिजनेस की वैल्यू हो जाती है ना। तो पर्टिकुलरली असेट क्लास की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। एक वैल्यूअर 15 लाख बोल रहा है, दूसरे दूसरा 11 लाख बोल रहा है। अब इनके बीच में जो गैप है ये सिग्निफिकेंट है या चलेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया। जब फॉर्मूला लगाया तो गैप कितना है, 26%। तो ये बोला कि अगर ये गैप 25% से ज्यादा है तो आपको थर्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए, ये बोला था। सीओसी की मर्जी हो तो फिर ये पॉइंट बीच में ही नहीं आता। ये कैसा है कि एक बेस बना दिया कि अगर ये है तो करना ही पड़ेगा। बट अगर मान लो ये सब नहीं है, जो वैल्यूएशन आई वो कुछ भी आ सकती है, सीओसी बोलते हैं कि नहीं यार हमें ऐसा लग रहा है, एक बोलते हैं ना इंट्यूशन है, चलो ना तीसरा रजिस्टर्ड वैल्यू अपॉइंट कर देते हैं, क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत फीस चार्ज करेगा ना, एक बार डबल श्योर हो जाएंगे, ट्रिपल श्योर हो जाएंगे, दो तो ऑलरेडी थे, पर हमें लगता है कि यार तीसरे को भी पूछ लेना चाहिए। तो अगर मान लो ये गैप इतना नहीं भी होता, 15 लाख और 13 लाख होता, तो डेफिनेटली ये 25% से कम ही आने वाला था। फिर भी रजिस्टर्ड वैल्यू और तीसरा अपॉइंट करने के बाद सीओसी करती है तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया, वो और वाली कंडीशन, दोनों में से कुछ भी चलेगा। पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ के आप ही बता दो, ये तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो एग्जैक्ट 25 होगा तो थर्ड वैल्यू आएगा, तो उसमें बोला है सिग्निफिकेंट डिफरेंस मीन्स अ डिफरेंस ऑफ 25%। 25 होगा तो भी सिग्निफिकेंट है, 25 से ज्यादा होगा तो भी सिग्निफिकेंट है। तो एग्जैक्ट 25 होता ना तो भी चलता, एग्जैक्ट 25 करना है तो जाने दो, अभी इसमें चेंज नहीं करते। मैथ्स है वैसे ही परेशान करती है, जितना कम हम उसको परेशान करें उतना अच्छा है।
ये 4/16 होता ना सपोज तो एग्जैक्ट हो जाता, बट वो फिर नंबर्स पे डिपेंड करता है। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक। ये L1 खास ध्यान रखना, मैंने भी चेक किया, मेरा यार ऐसा तो नहीं कोई उल्टा लिखा है इसमें, क्योंकि बेस पे छोटा नंबर बनाते हैं, बट ऐसा है नहीं, वो फॉर्मूला में उन्होंने बड़े नंबर को बेस बनाया। ठीक है ना, उनकी मर्जी, कुछ नया तो किया, एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाए तो मजा नहीं आती। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ द आरपी with respect to confidentiality of the fair value and liquidation value so determined। ये थोड़ा रहेगा confidentiality, पहले से आप डेटा लीक कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, कोटेशंस जो आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे फिर। आफ्टर द रिसीट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इन अकॉर्डेंस विद द कोड, the RP shall provide the fair value, the liquidation value, and the reports to every member of the committee in electronic form on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value and reports, and shall not use this information contained in the valuation report to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person, and comply with the requirements of the given subsection. The RP and the registered valuer shall maintain confidentiality of the values। तो सबको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, सब एक दूसरे को बोलते हैं किसी को बताना मत, और यही बात पे नजर लग जाती है, जितना बोलोगे किसी को बताना मत उतनी बात ज्यादा फैलती है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई सामने वाला किसी को आगे ना बताए, तो उसको ऐसा टोको मत, वो पहले जाके बताएगा, क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि यार बताना तो पड़ेगा, किसी को तो बोलना है, इसने ना बोली ना इसलिए किसी को बोलना है। यहाँ पे देखो क्या है, जो आरपी है वो तो प्रोफेशनल है भाई, उसके ऊपर तो कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट एप्लीकेबल होगा। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो भी प्रोफेशनल है, वो भी फीस लेके काम कर रहा है, तो उसको भी ये सब डेटा अननेसेसरी लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, चलो वो तो नहीं करेंगे। बट ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की पूरी गैंग है, जिसमें काफी सारे लोग हैं, अब इनमें से कौन कैसा है कैसा नहीं क्या पता, सबको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी क्योंकि उनका राइट है। आपने सबको ईमेल कर दिया सर ये वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यू इतनी, लिक्विडेशन वैल्यू इतनी, और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी भेज दी कि लो देख लो अपने आप कि वैल्यूएशन जो है ना वो फेयरली निकाली गई है, वैसा है। अब इस सिचुएशन में अगर मान लो किसी क्रिएटर ने ये डिटेल किसी आउटसाइडर को लीक कर दी, तो गया आपका पूरा सीआईआरपी वाला प्रोसेस। तो बोला इसमें ना आरपी को ध्यान रखना है कि जो भी मेंबर्स ये डिटेल्स मांग रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग ले लो, राइटिंग में कमिटमेंट ले लो कि भाई आप लोग जो है ना ये इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन नहीं करोगे, और अगर पास ऑन हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी। आई बात समझ में क्लियर? वो पैराग्राफ वापस पढ़ लो, देखो अंडरटेकिंग वाला जो पॉइंट है ना वो खास ध्यान रखना है। बोलो कंडीशन समझ आ गई? भाई अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी मेंबर से कि भाई ये सब बातें आगे पास ऑन मत करना, किया तो नुकसान तो देखो आपका ही है। प्रोफेशनल बोलेगा मेरा क्या जाता है, मैंने अपना काम कर दिया, अंडरटेकिंग ले ली, अभी आपको फॉरवर्ड करना है करो, फिर जो वैल्यूएशन डाउन होगी नुकसान आपका ही होगा, फिर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे उनको पता चलेगा, तो वो इसके अराउंड ही फिर वैल्यूएशन देंगे आपको, ज्यादा क्यों देंगे, वो पॉइंट फिर आपको ध्यान रखना है। चलो तो ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 29 कैपिटल ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आराम से ध्यान से पढ़ेंगे इसको, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इंटरप्रिटेशन में एकदम मजा आ जाएगा आपको, वैसा टॉपिक है ये। थोड़ा मैं यहाँ पीडीएफ में बता भी देता हूँ तो सही रहेगा, आप पढ़ लेते हैं ना, टाइम तो है। नहीं वो तो कर लूंगा, बोला मैंने उनको 15 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी तो, इतना तो पढ़ो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ही ना बोल दूं, मैं वैसा होगा। ठीक, नहीं अच्छा पॉइंट है, आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन फील होगा कि फाइनल लेवल में आ गए हो ऐसा।
हो चुका है? अच्छा, आज आईपीओ में फीड हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे फीडबैक मिला मुझे। चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 29 कैपिटल ए जो है उसमें बात हो रही है कि भाई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब ये सेक्शन ना अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने ऐड किया, न्यू सेक्शन करके लिखा भी है। पहले जब ये सेक्शन नहीं था ना, तो पंगा क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर है जिसने कंपनी डुबाई, जिसने नुकसान किया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जब सीआईआरपी में जाते हैं ना, तो सबसे पहला प्रपोजल वही लेके आ जाता है। बोले रुको रुको, मेरे पास प्लान है। बोले तेरे पास प्लान था पहले, तो यहाँ तक क्यों पहुंचाया, फालतू का परेशान क्यों किया। खुद कंपनी डुबाई, खुद ही बचाने आ रहा है, तू क्या बचाएगा। तेरे से एक्सपेक्टेशन क्या रखेगी, तुझे कुछ समझ में आ रही है। अगर ठीक से पहले ही काम करता तो ये सब चीजें होती नहीं, आज हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो 29A जो सेक्शन है ना, उसका पर्पस एलिजिबिलिटी बताना नहीं था, इन एलिजिबिलिटी बताना था कि यार इन इन लोगों को निकालो जिनकी वजह से दिन देखना पड़ रहा है। इन लोगों को गलती से भी यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और कोई मौका मत देना, वरना तुम दूर रहो, तुमने जो करना था वो कर दिया। अब जिनको समझ है इस चीज की उनको काम करना है। दैट वाज द मेजर आइडिया। अब सेक्शन 29A की जो लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है उसको देख लेते हैं। आपको अब रेफरेंस मिल जाएगा कि हम इन एलिजिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं वैसा। तो स्टोरी ये है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कॉन्सर्ट विद सच पर्सन, मतलब कोई भी इनके साथ जुड़ा हुआ हो अगर, उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होंगे। इज एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, ये एक्सपेक्टेड था। जो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, जिसको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसको कहाँ हम अलाउ करेंगे कि भाई तू कोई रिजोल्यूशन, खुद के इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको खुद के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो क्या दूसरे की हेल्प करेगा। तो बोला भाई इसको तो हम इन एलिजिबल मानेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है, ये वर्ड भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, विलफुल डिफॉल्टर। कोई एग्जांपल? अपना विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या के ऊपर एलिगेशन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो विलफुल डिफॉल्टर है। हाँ, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं वो ठीक है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर का मतलब यहाँ पे उस सेंस में बोला जा रहा है कि उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया। फ्यूजिटिव है मतलब उसका इंटेंशन ही था इकोनॉमिक ऑफेंस करने का और भाग गया। फ्यूजिटिव मतलब जो भाग गया है वैसा, तो भाग गया वो तो इम्प्लाइड है। बट विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है कि जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, पैसे हैं और दे नहीं रहा है। ये एलिगेशन इंडियन अथॉरिटी उसके ऊपर लगा रही है। लेकिन ये प्रूव नहीं हो रहा है। प्रूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास एक्चुअल में पैसे हैं, और वो सारे पैसे उसने यूके की गवर्नमेंट को दे रखे हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है। अब यूके की गवर्नमेंट जब वो केस चलाती है वहाँ पे, तो केस आराम से चलता है, क्योंकि जितना उसने पैसा दे रखा है वो केस आराम से ही चलेगा। अब उसके पास पैसे हैं कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ऑन पेपर वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं डिफॉल्टर हो चुका हूँ क्योंकि लॉसेज हो गए। इंडियन अथॉरिटीज बोल रही है कि जानबूझ के किया है, पैसे छुपा के रखे हैं, दे नहीं रहा है, वो देना नहीं चाहता। अब देखो वो देगा भी नहीं, जितनी उसकी बदनामी कर दी इंडिया में, ठीक है, वो अब वो पैसे नहीं देगा। और जब ये विजय माल्या वाला मैटर हुआ था ना, तो उसने डिक्लेयर किया था कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए तैयार हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट्स में 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा। एसबीआई वालों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, हम डिसाइड करेंगे कि आपसे पैसा कैसे वसूल करना है, आप डिसाइड नहीं करोगे कि पैसा कैसे देना है। तो फिर विजय माल्या ने बोला कि तुम डिसाइड कर लो, जब हो जाए तब बता देना, मैं जा रहा हूँ। अब उसको ये मालूम पड़ गया कि ये पॉलिटिकल बकरा बनूंगा मैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा और इलेक्शन जीतने के लिए मेरी बलि चढ़ेगी, तो मैं भाग रहा हूँ। वो अपना यूके की सिटीजनशिप ली, वहां पे 2-4 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट की और निकल गया। अब एक बार वहां का सिटीजन हो गया, सब लोग लंदन ही भागते हैं। देखा आपने लोग? अपना ललित मोदी, अभी आईपीएल आया तो उसकी बात चल रही है, नीरव मोदी, सारे वहीं क्यों भाग रहे हैं, सब लंदन में है। ये मेरे को लगता है मिलते भी होंगे, इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा तो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई तेरे से बड़ा कांड तो मैं करके आया हूँ। हाँ, तो ग्रुप का एडमिन वही होगा जिसने बड़ा कांड किया। हाँ, भगोड़ा ग्रुप। हाँ, सही बात है। इंग्लिश में विलफुल डिफॉल्टर्स गैंग, ऐसा कुछ होगा। तो ये ग्रुप साथ में बना रखा होगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। हाँ, तो वो भी वैसे स्वैग के साथ ऐसा वो चश्मे वाला इमोजी लगा रखा होगा कि भाई ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ही बिगाड़ दिया हमारा, हाँ पैसे ही पैसे। ठीक है, तो ये जानबूझ के ये लोग सब वही भाग रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट ऐसे मतलब ऑफेंडर्स को सपोर्ट करती है। वो देखो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, क्यों क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से अपन तो झेल चुके हैं। ब्रिटिशर्स का जो माइंडसेट है वो हम जानते हैं। ब्रिटिशर्स यही कर रहे हैं, इंडिया में आके लूट के गए। अभी भी ये ब्लैक मनी वालों को सपोर्ट करते हैं। यूके की आधी इकोनॉमी ब्लैक मनी पे चलती है। यूके के पास ना एक केमन आइलैंड्स करके जगह है, कहीं ना कहीं आपने इतने सिलेबस में कहीं नाम पढ़ा होगा, जहाँ ब्लैक मनी छुपाते हैं। केमन आइलैंड्स छोटी सी जगह है। सारी जो वर्ल्ड की ऐसी कंपनीज है, शेल कंपनीज है,
वो शेल कंपनीज का मेन अड्डा है। स्विस बैंक, मॉरिशियन बैंक अकाउंट्स, सिंगापुर के अकाउंट्स, केमन आइलैंड के अकाउंट्स। केमन आइलैंड में $500 बिलियन से ज्यादा की ब्लैक मनी है, और केमन आइलैंड यूके के कंट्रोल में है। तो सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वहाँ बुलाते हैं, उनका सारा पैसा जो अपने अपने देश से लूटा होता है वहाँ इन्वेस्ट करवाते हैं, और वो पैसा यूके की गवर्नमेंट एंजॉय करती है। तो ये उनका स्ट्रैटेजी है। तो जितने पॉश और जितने व्हाइट कॉलर बनते हैं ब्रिटिशर्स के, वी आर समथिंग, वो सब चोरी के पैसों पे चल रहा है। और आज लंदन की इकोनॉमी की जो हालत है, वो उनका पे बैक टाइम है। अब भिखारियों वाली हालत हो गई यूके की, जितना बनता था ना पैसे वाला सब खत्म हो गया। अब चोरी के पैसों पे कितना चलने वाला है, कभी ना कभी तो निकलेगा। तो ये वो कैटेगरी है। तो विलफुल डिफॉल्टर अगर आप हो आरबीआई की नजर में, तो आप रेजोल्यूशन प्लान नहीं प्रपोज कर सकते। अब सोचो विजय माल्या आगे बोले मैं कंपनी बचा लेता हूँ, बोले पहले अपनी तो बचा ले, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बचाना। प्लेन तो उड़ा दिए पूरे, उड़ने ही बंद हो गए, अब क्या बात कर रहा है, वैसा है। अच्छा, इसके बाद आया ये क्लॉज सी। बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मजा आएगा पढ़ के इसको। मेन सारा इंटरप्रिटेशन ना इसके अंदर ही होने वाला है। यहाँ पे बोला कि किसको डिसअलाउ कर रहे हैं कि भाई आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। लैंग्वेज एक बार पहले पढ़ता हूँ तो क्लैरिटी आएगी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, दैट पर्सन हैज एन अकाउंट, वो ऊपर से पढ़ना है मुझे, लिखा ना हैज एन अकाउंट, स्टोरी यहाँ से। A person shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other person acting jointly or in concert with such person at the time of submission of the resolution plan has an account। तो उस पर्सन की बात हो रही है जो एप्लीकेंट बनना चाहता है, उसका खुद का अकाउंट है। दूसरा, और एन अकाउंट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच पर्सन और ऑफ होम सच पर्सन इज अ प्रमोटर क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये आपको आइडिया है एनपीए क्या होता है, वो आप जानते हो, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, वो है एनपीए। उसने नॉन परफॉर्मिंग असेट वाली कैटेगरी क्रिएट कर दी है, और इसको एनपीए में गए हुए 1 साल हो चुका है। पिछले 1 साल से कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी है, वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग असेट वाली कैटेगरी में है। लोन्स के डिफॉल्ट कर रखे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो एनपीए क्रिएट कर रखा है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप इस कॉर्पोरेट डेटर से जुड़े हुए हो, कैसे जुड़े हुए हो, बोले एक तो आप इसके प्रमोटर हो। आप ही सोचो, एक कॉर्पोरेट डेटर, एक कंपनी जिसका एनपीए चल रहा है पिछले 1 साल से, आप उस कंपनी के प्रमोटर, तो क्या आपको रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करना अलाउ किया जाना चाहिए? नहीं, तो वो मना किया कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा बोला कि अगर आप इस कॉर्पोरेट डेटर के मैनेजमेंट का कंट्रोल लेके बैठे हो, मैनेजर या फिर कंट्रोलर, तो भी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि आप ही ये कंपनी को मैनेज कर रहे हो, आप ही ये कंपनी के डिसीजंस कंट्रोल कर रहे हो, आप ही इस कंपनी के प्रमोटर हो, और ये कंपनी एनपीए में बैठी हुई है, अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, अगर आप खुद एज अ प्रमोटर, एज एन इंडिविजुअल, प्रमोटर भी तो एक इंडिविजुअल है, आपका खुद का भी कुछ एनपीए चल रहा है बैंक में, तो भी फंस जाओगे, तो भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अब ये लैंग्वेज से आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ये ना 2-4 बार पढ़ने वाला पॉइंट है, 10 बार पढ़ने वाला पॉइंट है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। फिर जब डाइजेस्ट होने लग जाता है तो मजा आता है कि हाँ यार पूरा समझ में आ गया क्या होता है। देखो फिर से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान हैज एन अकाउंट, ये किसकी बात हो रही है अकाउंट की? वो इंडिविजुअल की, उसका खुद का अकाउंट एनपीए में है। दूसरा, और एन अकाउंट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच पर्सन, कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट आपके मैनेजमेंट में है, आपके कंट्रोल में है, और वो कॉर्पोरेट डेटर खुद एनपीए में है। मतलब जो कंपनी आप संभाल रहे हो वो डूबी हुई है, या तो आप खुद भी एनपीए में चल रहे हो, आपके पर्सनल लोन्स भी एनपीए में हो सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगा। और ऑफ होम सच पर्सन इज अ प्रमोटर, वो पॉइंट मैंने कवर कर दिया। क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई इशूड अंडर द एक्ट और द गाइडलाइंस ऑफ अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। इसमें और कौन आ सकता है? सेबी आ सकती है। Issued under any other law for the time being in force, and at least a period of 1 year has lapsed from the date of such classification till the date of commencement of CIRP। तो जिस दिन CIRP शुरू हुआ उसके 1 साल पहले से ये एनपीए वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। तो इसको बोल दिया भाई आप आरपी या रेजोल्यूशन प्लान फाइल नहीं कर सकते, आप मैनेजमेंट में हो, आप कंट्रोल में हो, आपका खुद का एनपीए चल रहा है, आप फाइल नहीं कर सकते, क्लियर मना कर दिया, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड। ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आ गया। बोलो कुछ कंफ्यूजन? क्लियर, आगे देखिए। इट इज प्रोवाइडेड दैट द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ ऑल द ओवरड्यू अमाउंट्स with interest and charges relating to the non-performing asset accounts before submission of such resolution plan। बहुत अच्छा पॉइंट है।
प्रोविजो है, बड़ा खतरनाक पॉइंट है। गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों के फिर मजे लेती है, बोले पैसे नहीं देने तुमको, भी देखो तुमसे पैसे निकलवाते कैसे हम। अब देखो हुआ क्या, एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका एनपीए चल रहा है, उसकी वजह से उसके प्रमोटर्स, उसके मैनेजर्स, उसके कंट्रोलर्स सारे डिफॉल्टर हो गए या इनएलिजिबल हो गए। अब इनके नाम से कोई सीआईआरपी एप्लीकेशन या रिजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग डी बार हो गए, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब बोला कि देखो एक रास्ता है, आप कंपनी के जो भी एनपीएस हैं वो सेटल कर दो, अगर आपके कोई पर्सनल एनपीएस है वो भी सेटल कर दो, तो उसमें आपका जो भी ड्यू अमाउंट है ना वो दे दो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो दे दो, जो बैंक के चार्जेस बाकी है वो दे दो। अगर आपने ये सब पे कर दिया तो आपका ये डिस्क्वालिफिकेशन हम हटा देंगे तुरंत, पेमेंट करते ही तुरंत हटा देंगे, फिर आप रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हो। बात समझ आई? ये प्रोविजो जैसे ही डाला, जितने लोग डिफॉल्टर बन के बैठे थे, एनपीए लेके बैठे थे, उन सब ने पैसे भर दिए। क्या देखो, हम अगर इस कैटेगरी में रहे तो कभी भी हम रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो कोई कंपनी अगर कभी सस्ते में टेक ओवर करनी होगी, कैसे करेंगे? हम तो एलिजिबल ही नहीं है, हमारा तो ब्लैक लिस्ट में नाम आ गया है। तो ब्लैक लिस्ट में से नाम हटाने के लिए उनको तुरंत एक रास्ता दे दिया, बोले आपकी ब्लैक लिस्ट है, हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पैसा बाकी है इसलिए प्रॉब्लम है, भाई पैसे भरो और फ्री हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ। तो पेमेंट करते ही ये सब लोगों पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो फ्री हो जाएगा, फिर ये लोग किसी भी कंपनी या किसी भी कॉर्पोरेट डेटर के लिए सीआईआरपी प्रोसेस में रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आई? क्लियर? बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? प्रोविजो क्लियर हो गया? खुद की प्रॉपर्टी है, खाली इंडिविजुअल का पेमेंट। नहीं नहीं, जो भी ड्यू बाकी है वो, अगर खुद का बाकी है तो वो भी देना है, कंपनी का बाकी है तो वो भी देना है। आप खुद का छोड़ दो ना, आप खुद का छोड़ दो, कंपनी वाला एग्जांपल माइंड में रखो कि जो कॉर्पोरेट डेटर है ना उसका जो एनपीए है, अगर कॉर्पोरेट डेटर अपना एनपीए चुका देती है तो ये सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे, वैसे ध्यान रख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? खुद पे अगर है तो वैसे भी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना फिर तो वो भी तो रिस्ट्रिक्शन में आ गया वैसा। तो अभी आपको उस पर फोकस करना है, तो आप यही एग्जांपल लेके चलो तो भी काम हो जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअल वाला पॉइंट गिन रहे हो तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट में आ ही चुका है वैसा। हाँ, तो जब एनपीए हुआ तो प्रमोटर तो थे ना, तो कंपनी छोड़ देने से आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, नहीं तो फिर अपने डिफॉल्ट करके कंपनी छोड़ देंगे। तो वो तो अपने को पता है, लॉ में हर जगह लिखा है, डायरेक्टरशिप में भी तो लिखा है कि एट द टाइम व्हेन यू वर डायरेक्टर, सबके सारे जो भी मिस हैपनिंग्स हुए, आपके वजह से जो इश्यूज क्रिएट हुए, वो मैटर तो बाद में भी चलते रहेंगे। कंपनी छोड़ देने से क्या, कंपनी बंद कर देने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब वाइंड अप भी कर दोगे तो भी पुराने मैटर चलते रहेंगे, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, तो वो तो रहने ही वाला है। बोलो, प्रोविजो समझ आया? अच्छा पॉइंट है ना, पैसे वसूल करने का। लालच ही ऐसा वैसे एकदम होता है, लालच दे दिया उनको कि आओ पेमेंट करो और निकल जाओ, तो फिर पैसे मिल जाएंगे, काफी रिकवरी हो गई बैंक वालों की, और क्या। नेक्स्ट, फर्दर प्रोविजो इज एन एक्सेप्शन टू क्लॉज सी। ठीक है, विच ये क्लॉज सी जो अपन पढ़ रहे हैं, विच स्टेट्स दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वेयर सच एप्लीकेंट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी एंड इज नॉट रिलेटेड पार्टी टू द कॉर्पोरेट डेटर। फाइनेंशियल एंटिटी मतलब बैंक, सिंपल रखो ना, फाइनेंशियल एंटिटी मतलब बैंक। मीनिंग नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिल जाएगा। फाइनेंशियल एंटिटी मतलब अगर कोई बैंक है और वो कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीजन बताऊं, बैंक वालों का काम ही है पैसों का लेन देन, बैंक की बुक्स में एनपीए दिखता रहता है, तो एनपीए की वजह से अगर उनको रोक दिया तो वो तो बेचारे कभी भी इस लाइन में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंक का ये सब पैसों का मामला चलता ही रहता है। तो बोला देखो, फाइनेंशियल एंटिटी है, उनके एनपीए के नॉर्म्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, और वो इस कॉर्पोरेट डेटर से कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड पार्टी नहीं है, आउटसाइडर है, तो उसको अप्लाई करने दो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो बैंक वाले भी कितनी बार बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर करने के लिए इस तरीके की बिडिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। स्पेसिफिक एग्जेम्पन दे दिया उनको, उनके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। अब बोला रिलेटेड पार्टी जो वर्ड यहाँ पे यूज किया था उसका मतलब क्या है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, उसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन जैसे हमने पहले भी देखी थी। It shall not include a financial entity regulated by a financial sector regulator if it is financial creditor of the corporate debtor and is a related party of the corporate debtor solely on account of conversion or substitution of debt into equity। ये अपन ने देखा था कि भाई सिर्फ डेट का इक्विटी में कन्वर्जन होने से रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि मजबूरी में किया गया। मैं आपको वोडाफोन आइडिया वाला मैटर बता रहा था कि गवर्नमेंट को जबरदस्ती मजबूरी में, क्योंकि पता है कि पैसा वसूल करने के तो बंद हो जाएगी, तो भाई ठीक है छोड़ो, नहीं पैसा दे सकते हो तो एक काम करो, डेट के बदले इक्विटी दे दो। तो मजबूरी में हम तो इक्विटी वाले बने, बाकी हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। तो उस सिचुएशन में वो इक्विटी वाले होते हुए भी रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया।
ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ठीक है, कंप्लीट। आगे देखें एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इसे भी अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल पॉइंट। इतना सोच सोच के लॉस बनाते हैं ना, पढ़ते टाइम भी लगता है कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकली रिलेट होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि उसने ना सीआईआरपी में कोई कंपनी टेक ओवर की थी रिसेंटली, और भी किसी कंपनी में ऐसा रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया होगा, और वो कंपनी का एनपीए चल रहा था। ये वाली कंपनी है ना, ऐसी कोई और कंपनी भी होगी। तो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अभी यहाँ पे एप्लीकेशन करने आया है, वो बोल रहा है मेरे पास एक प्लान है, आप सुन लो। तो उसकी पहले हिस्ट्री तो निकालेंगे। उसकी हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि उसने रिसेंटली कोई और कंपनी टेक ओवर की थी ऐसे ही सीआईआरपी प्रोसेस में, जो डूबी हुई कंपनी थी जिसके एनपीएस थे, और उसने वो कंपनी अक्वायर की थी उसको ठीक करने के लिए। बट अब जब वो यहाँ पे आया और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, वो किसी कॉर्पोरेट डेटर से जुड़ा हुआ है, उसका अकाउंट मैनेज कर रहा है, और वो कॉर्पोरेट डेटर का एनपीए चल रहा है। बात समझ आ रही? मैं आपकी कंपनी में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने आया, मैं बोला कि मेरे पास अच्छी स्कीम है, मैं आपकी कंपनी बचा सकता हूँ। बोले पहले आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, आपका बैकग्राउंड बताओ। मेरा बैकग्राउंड जो आप लोगों ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि मैंने और भी कोई कंपनी में इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो कंपनी का भी एनपीए है। बट वो एनपीए मेरी वजह से क्रिएट हुआ था कि मैं उसको बचाने गया था, इसलिए मैंने वो कंपनी टेक ओवर की। एक डूबी हुई कंपनी टेक ओवर करने गया था मैं, और वो प्रोसेस चल रहा है, मतलब मैं तो उसको रिवाइव करने गया हूँ ना। तो उस कंपनी में अगर आज मैं इन्वॉल्व हूँ तो मेरी वजह से एनपीए नहीं हुआ है, एनपीए हुआ था तो मैं उसको बचाने गया हूँ। तो अब मैं आपकी कंपनी में भी अगर आपको बचाने आया हूँ तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दोगे? क्योंकि मेरा कोई गलती नहीं वहां पे, मैं तो उल्टा डूबते हुए जहाज को बचाने गया हूँ। आप बोल रहे हो यार आप तो उस जहाज में बैठे हो, है ना? मैं तो बचा रहा हूँ उसको, मैंने नहीं डुबाया, डुबाया किसी और ने। मैं तो उसको खरीदा है ताकि मैं उसको रिवाइव कर सकूं। तो इस इंटेंशन से ये एक्सप्लेनेशन बनाया। अब लैंग्वेज देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज वेयर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, जैसे मैं आया था आपके पास, हैज एन अकाउंट और एन अकाउंट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच पर्सन, सेम लाइन चल रही है, ऑफ होम सच पर्सन इज अ प्रमोटर क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट, एंड सच अकाउंट, यहां से पढ़ना, एंड सच अकाउंट was acquired pursuant to a prior resolution plan approved under this code। मतलब ये जो कंपनी मुझे मिली है ना, जिसको आप अभी देख रहे हो कि सर आपका तो एनपीए है, वो कंपनी में एनपीए मैंने नहीं क्रिएट किया, वो कंपनी मुझे कुछ सीआईआरपी प्रोसेस में मिली है, मैंने उसको टेक ओवर किया है। Then the provisions of this clause shall not apply to such resolution applicant for a period of 3 years from the date of approval of such plan by the adjudicating authority। मतलब जिस डूबती हुई कंपनी को मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है, उसको ठीक करने का टाइम तो दो। लेते ही मैं तो खुद डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ऐसी कंपनी कौन खरीदेगा फिर? बोले जैसे ही मैं इस कंपनी को खरीदूंगा, जब तक इसके एनपीए सॉर्ट नहीं होंगे ना, मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। तो यार अपना नाम कौन खराब करेगा? तो बोला ऐसा नहीं होता है, आपने अगर वो कंपनी टेक ओवर की है ना, तो अगले 3 साल तक आपके ऊपर वो ब्लैकलिस्ट वाला टैग नहीं लगेगा। तो विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आप दूसरी कंपनीज में भी अगर सीआईआरपी में एप्लीकेशन करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। हाँ, 3 साल के बाद रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, बिकॉज फिर ये देखा जाएगा कि 3 साल हो गए आपने कंपनी अक्वायर की थी, उसको अभी तक रिवाइव ही नहीं किया, तो कर क्या रहे? तो वही डेडलाइन है वहां पे 3 इयर्स की, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सोचा हुआ पॉइंट है, ये होना चाहिए था। ये नहीं होता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। फिर कोई है ना वो डूबते हुए जहाज में अपना पैर फंसाता ही नहीं, बोले मरो यार तुम जाओ लिक्विडेशन करो, हम क्या करें, तुम्हारे चक्कर में हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। बोलो कुछ कंफ्यूजन? क्लियर यहाँ तक? चलो अब ये हैवी पॉइंट था सी वाला, अब इजी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में इतना कुछ टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे बोला हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपके ऊपर, आपको जेल हुई है इन शॉर्ट। कोई जेल में बैठा बैठा रिजोल्यूशन प्लान फाइल कर सकता है? बोले वैसे पूरा दिन बोर होता हूँ, क्या करूँ, दिमाग तो भगवान ने इतना दिया है तो भी देखो यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है ना? तो बैठे बैठे क्या करूँ, बोर होता हूँ, वो दिमाग चलता रहता है तो कुछ ना कुछ तो करूँ। तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, सारा डेटा आता है मेरे पास, तो मैं रिजोल्यूशन प्लान प्रपोज कर रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तो आपकी कंपनी जो है पहुंच जाएगी, जैसे मैं पहुंचा हूँ आपकी कंपनी पहुंच जाएगी, ठीक है? तो ऐसा तो होने नहीं वाला, सीधी बात है। तो बोल दिया कि अगर आपके ऊपर कोई जेल का कन्विक्शन आया है फॉर 2 इयर्स और मोर, 2 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन की जेल हुई है, अंडर एनी ऑफ द एक्ट विच इज स्पेसिफाइड इन द 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में आपको बता दूंगा, उसमें कुछ 15-20 एक्ट लिखे हुए हैं, कस्टम्स एक्ट और ये सब बहुत सारे एक्ट है जो आपने पढ़े भी हैं। उनमें से किसी भी एक्ट में अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो गई तो आप बैन हो गए। उसके अलावा और कोई कानून हो जो इस 12th शेड्यूल में नहीं है, उनमें अगर आपको 7 ईयर्स या उससे ज्यादा ड्यूरेशन की जेल हो गई
तो भी आप डी बार हो गए या रिस्ट्रिक्ट हो गए कि आप यहाँ पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती। प्रोविजो में क्लियर किया है कि ये 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो या 7 साल या उससे ज्यादा का जेल सेंटेंस हो, जब ये जेल सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद भी 2 साल तक आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे। जेल सेंटेंस प्लस 2 years, ये प्रोविजो में बोला है। देखिए, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट। तो सेकंड, हाँ वही हो गया। सेकंड कैटेगरी मान लो आपको 8 साल की जेल हुई है, तो 8 साल प्लस 2 साल, तो जिस दिन जेल हुई थी ना वहां से टोटल 10 साल। ये ड्यूरेशन जेल सेंटेंस का तो खत्म करना ही है, उसके बाद भी ये 2 साल का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी आएगी। वैसे ये दोनों में +2 ध्यान रखना। ये पॉइंट अच्छा है सेकंड प्रोविजो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आज अपन यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये प्रोविजो होल्ड पे रखते हैं। मैं कल जब आगे पॉइंट्स बताऊंगा ना तो उसमें ये कराऊंगा, अभी जाना है। इजी पॉइंट्स पहले ले लेते हैं। ई वाले पॉइंट में बोला है यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर का सेक्शन बता दो यार। डिस्क्वालिफिकेशन एज अ डायरेक्टर नहीं, वो तो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर था। 148 कॉस्ट ऑडिट था। मेरा इंटरव्यू ले लो, बोलो। 166 ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर था। हाँ बोलो। 164। हाँ बोलो। नहीं नहीं, रहने देना। 164 तुक्के मारे जा रहे हो। 132 तो अकाउंट्स वाले में था। हाँ उससे पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले डिस्क्वालिफाइड, अगर डायरेक्टर बनने के बाद रिटर्न फाइल नहीं किए 2 साल 3 साल तक तो निकाल देंगे, वो वाला पॉइंट था ना। फिर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, वेकेशन फ्रॉम ऑफिस, वो था। तो 164 ही यहाँ पे एप्लीकेबल है। मेंशन कर देते तो आपका बेइज्जती कम होती, बट ठीक है। और क्या, चलो। प्रोवाइडेड दैट दिस लॉ शैल नॉट अप्लाई, ये प्रोविजो और वो जो ऊपर पेंडिंग रखा ना, दोनों प्रोविजो सेम है, तो ये कल साथ में ही कवर होंगे। इतना अभी फर्क नहीं पड़ेगा, कल डिटेल में अच्छे से बताऊंगा क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन। फिर बोला सेबी ने आपको बैन कर रखा है, सब पीछे पड़े, आरबीआई सेबी जो मिलता है आपको चलते फिरते बैन करके चला जाता है कि भाई तू आना मत कल से। ये क्यों तरीका है, डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हो, करेंगे ना फिर एनपीए वाली कंडीशन है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेबी ने आपको प्रोहिबिट कर रखा है कि आप सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जी पॉइंट, उसमें बोला हैज बीन अ प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और इन कंट्रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, वही चीज हो गई वापस, प्रमोटर मैनेजमेंट कंट्रोल, in which a preferential transaction, undervalued transaction, extortionate credit transaction, fraudulent transaction has taken place। झोल झपाटे वाली कंपनी है, ठीक है। आपकी जो कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर वाली, उस कंपनी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं जो अनफेयर है। प्रेफरेंशियल, किसी को खास प्रेफरेंस दिया गया जो नहीं देना चाहिए था। फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, जितनी वैल्यू दिखानी चाहिए थी उतने पे नहीं दिखाया। एक्सटॉर्शनेट मतलब कुछ वसूली, ठीक है वैसा है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, सीधी बात है। अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी में हुए हैं और आप उस कंपनी के प्रमोटर मैनेजर या कंट्रोलर हो, डेफिनेटली आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। आपके हेड ऑफ द कंपनी होते हुए अंदर ये सब चल रहा है, तो आप जैसे पर्सन को अगर रेजोल्यूशन प्लान बनाने का मौका दिया ना, तो इसमें भी यही झोल करोगे, और किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या मिलेगा ना पता ही नहीं चलेगा। तो भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आप दूर रहो, वैसा बोला है। और ये बात है ना प्रूव हो चुकी है, ये खास बोला है इसमें। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये एलिगेशन कंपनी पे था कि इन्होंने ऐसे ट्रांजेक्शन किए, और ये एलिगेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जजमेंट पास कर दिए। उन्होंने बोला कि ये प्रूव हो चुका है कि आपकी कंपनी में ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, दिस इज प्रूवन। ऐसा भी नहीं कि मैटर पेंडिंग चल रहा है, एनसीएलटी अपना फैसला सुना चुका है कि कंपनी फ्रॉड ट्रांजेक्शन करती है, तो इसके सारे प्रमोटर मैनेजर सीधा सीधा डी बार हो जाएंगे। अब ये एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉज सी में एनपीए का प्रॉब्लम था, यहाँ पे क्या है ना, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है। स्टोरी सेम है, रीजन चेंज हो गया, ठीक है। बोलो, नहीं बोलो बोलो क्या हुआ। पर कॉर्पोरेट डेटर की कंपनी है, उसके आप प्रमोटर हो, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर आप कंपनी के मालिक हो और आपकी कंपनी में फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आप जिम्मेदार नहीं हो क्या। बस तो वही पॉइंट है, इसलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना वैसा। जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन सेम है जो अभी पीछे अपन बात कर रहे थे कि भाई ऐसी कोई कंपनी है जिसमें ये सब हुआ है। अब वो कंपनी गई सीआईआरपी में और वो कंपनी मैंने टेक ओवर की, तो मुझे उसको ठीक करने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। मैंने थोड़ी किए थे फ्रॉड्स, जिन्होंने फ्रॉड किया उनके हाथ से कंपनी निकाल के लाया हूँ ठीक करने के लिए। अब वो प्रोसेस चल रहा है एक तरफ, अब कोई दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ रिजोल्यूशन प्लान फाइनल करने, तो बोले आपकी कंपनी में ये सब चल रहा है। भाई मैंने नहीं किया, मैं तो बाद में आया। तो वो सेम पॉइंट हो गया जैसे अपन ने पहले देखा। बोलो, कंडीशन क्लियर।
अरे बचा ही कितना है कम है रिसर्च ऐसा? वो रेट करते हाँ सही है। ठीक, चलो फिर एच पॉइंट से फिर बाकी रखते हैं, क्योंकि वैसे भी आज पूरा नहीं होगा, तो रिमेनिंग पॉइंट्स कल देखते हैं। ठीक है, आज लग रहा होगा ना कुछ पड़ा? हाँ ये अच्छा है। कंपनी तो मैं